अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। आज हम लाहौर में प्रेसकॉन इंजीनियरिंग के दफ्तर में आए हैं और इनके जनरल मैनेजर उमैर अली खान साहब हमारे साथ हैं। उमैर साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि इनकी कंपनी किन हवालों में से काम करती है और क्या इनकी स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा कोविड में इन लोगों ने कैसे बिहेव किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया और ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का क्या हाल चल रहा है। थैंक यू वेरी मच उमैर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू साजिद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा साल तकरीबन पेंडेमिक का ज़ेर असर हम रहे, तो प्रेसकॉन इंजीनियरिंग ने इस पेंडेमिक में कैसे वक्त गुजारा? सर पहले तो शुक्रिया आपके आने का प्रेसकॉन ऑफिस में, एंड वी वेलकम यू। इंजीनियरिंग रिव्यू की एक जो है बड़ी एक इनपुट है हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन के अंदर, और आप माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। सर प्रेसकॉन बेसिकली पिछला साल डेफिनेटली एक अनप्रेसिडेंटेड था। किसी ने सोचा नहीं था मार्च के अंदर कि पूरा साल जो है वो एक कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर गुजर जाएगा। शुरू में मार्च में जैसे ही शुरू हुआ एंड देन अप्रैल जून तक बड़ी अनसर्टेनिटी थी। वी आल्सो सफर्ड विद दोज अनसर्टेनिटीज, और बिजनेस में और सर्विसिंग में हमारी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई। हमें ऑफिस क्लोज करना पड़ा, लेकिन हमें साइट्स भी बहाल रखनी थी क्योंकि हम पावर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि एक जिसको कहते हैं दीज आर क्रूशल फैसिलिटीज फॉर जो कि मुल्क को रमा रखती हैं। तो हमें पावर प्लांट्स को फैसिलिटीज भी, सर्विसेज भी देनी थी, तो वो हमें काफ़ी अपने प्रोटोकॉल्स डेवलप करने पड़े विद रिस्पेक्ट टू द एसओपीज। वो हमने कोशिश की कि उसको डेवलप करके और जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर सकें अपने एम्प्लॉइज के लिए। एट द सेम टाइम बिजनेस को भी एक रिटेन रखना था कि एक लिमिट तक, ताकि एक सस्टेनेबल रहे, जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस और ग्रोथ को भी उस लिहाज से कम से कम एक मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर लेके आ सकें। तो डेफिनेटली चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें अपने आप को जिसको कहते हैं मैनिपुलेट किया, चीज़ों को नई अपनी ऑफरिंग लेके आए, जिसमें हमने एक प्रेसकॉन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मार्च में आया कोविड एंड देन अप्रैल में हमने उसको लॉन्च कर दिया, और उसमें हमने जो ट्रेनिंग, जो हमारा एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था जो कि साइट्स पे जाके ऊपर हम ट्रेनिंग्स हमारे एक्सपर्ट्स देते होते थे, तो वो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किया। पहले एक मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज किया, फिर उसको हमने और ऑप्टिमाइज किया, एंड देन जो है अब मेरी नजर में अब ज्यादा हम टूवर्ड्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की तरफ हैं, बजाय कि जी हम जाके और फिजिकल। उसमें ट्रेनिंग्स के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल रहा, और एक्सपर्ट्स जो थे हमने फ्रॉम कराची एज वेल, फ्रॉम सऊदी अरब एज वेल, हमने वहां से अरेंज किए। और इवन हमारे साथ एक फॉरेन जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने कई बुक्स जनरेटर्स के ऊपर लिखी हुई थी, मिस्टर क्लाइड मॉर्गन, उनको भी हमने प्लेटफॉर्म दिया प्रेसकॉन का, और दे गिवन जबरदस्त ट्रेनिंग्स टू अबाउट 30 पार्टिसिपेंट्स। तो डेफिनेटली डिफिकल्ट तो था, लेकिन एट द सेम टाइम we surpassed those challenges as well as a company, और उसमें definitely from the CEO to bottom down to each and every employee, they worked hard to sustain the company। और मुझे पता है कि जब हम कोविड में थे और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था 2-3 महीने, और everybody was replying at late nights as well to just sustain the things for not only for Presscon but also for the customers as well।
तो वो बड़ा जबरदस्त रहा। बट डिफिकल्टीज आपने ढूंढी उसमें, हाँ बिल्कुल, और नए अंदाज से काम करने की नई अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ढूंढी, नई अपॉर्चुनिटीज जो कि हम शायद पहले सोच भी नहीं सकते थे, वो भी हमने ढूंढी और चीजों को सस्टेन किया। ये एक थोड़ा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की जब आपने बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से जितने भी वालिदैन से बात हुई है या स्टूडेंट से बात हुई है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो आपका कैसा तजर्बा रहा? आप बाद में तो ट्रेनिंग बच्चों को तो नहीं करा रहे थे, आप तो प्रोफेशनल्स को करा रहे थे, आपका कैसा तजर्बा रहा? सर प्रॉज एंड कॉन्स हैं डेफिनेटली। एक जो क्लासरूम ट्रेनिंग है उसका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है सब कुछ, लेकिन जो ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एक एक्सपर्ट जो कि आप, क्योंकि एक्सपर्ट भी मोस्टली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, एक एक्सपर्ट अपने घर से 2 आवर्स 3 आवर्स ट्रेनिंग सेशन के लिए अवेलेबल है। इसी तरीके से ट्रेनिंग्स के लिए बेनिफिशियल ये है कि एक एक प्लांट पे बैठा है फार फ्लंग थर में, फॉर एग्जांपल थर से भी हमारे कुछ ट्रेनिंग्स थे, वो थर में बैठे हैं, दे कांट एक्सेस टू लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ट्रेनिंग्स यहाँ पे मोस्टली कंडक्ट हो रही होती हैं। सो दे हैव अ फैसिलिटी के थ्रू देयर लैपटॉप दे कुड अटेंड द नॉलेज शेयर जो कि वो कभी भी एक्सेस नहीं करते थे, वो जो कि एक्सपर्ट से उनको मिल रहा है। तो even a expert from America, expert from सऊदी अरेबिया, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे इवन वो जब ट्रेनिंग देते थे तो वो भी उस तरह से जो है वो जो फार रीच नहीं होती थी, जिस तरह हमारी ट्रेनिंग में 80 पार्टिसिपेंट्स थे, अच्छा, एक में हमारे 70 पार्टिसिपेंट्स थे। अब मुझे नहीं लगता कि हम जो ट्रेनिंग्स वो करवाते थे उसमें भी अच्छे नंबर होंगे, लेकिन 30+ मुश्किल होता है नंबर। होते थे कि बहुत अच्छी होगी। उसमें प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं सर। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अक्सर ट्रेनिंग के पास नहीं अच्छी अवेलेबल, आवाज सही नहीं आ रही, वो रहते हैं, बट ओवरऑल उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमारे पार्टनर्स ने कई वेबिनार्स करवाए, डोबल, डीवी पावर, उनसे काफी लोगों ने बेनिफिट किया। और प्रेसकॉन जो कि एक हम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग, रिलायबिलिटी, उसको एक एज ए मार्केट लीडर जो है वो आगे स्पीयरहेड कर रहे होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली हम लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं कि यार वो कैसे अपनी प्लांट्स की रिलायबिलिटी बेहतर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एसेट्स की रिलायबिलिटी, उसमें ट्रांसफार्मर हो गए, उनके जनरेटर्स हो गए, उनकी मोटर्स हो गए, क्या नई टेक्नोलॉजीज हैं। तो वो हमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ कि हम उनको बता सकें, नॉलेज ट्रांसफर कर सकें कि यार आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। और उसमें एडवांटेज फिर प्रेसकॉन को भी एक मिला कि लोगों को पता लगा नई टेक्नोलॉजीज का, दे अप्रोच्ड अस फॉर दीज, और हमने फिर वो सर्विसेज भी उनको उस लिहाज से प्रोवाइड की। तो दिस इज पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन जो आप करते हो, हर वक्त कोशिश करते हो बीइंग ए कंपनी, और मेरी नजर में हर कंपनी को उसमें स्ट्राइव करनी चाहिए। अच्छा सर, ये पावर प्लांट्स का जिक्र आ रहा है, तो पाकिस्तान का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इलेक्ट्रिसिटी। एक तरफ तो बिजली हर महीने 2 महीने बाद महंगी हो रही, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी पावर एक्सेस है हमारे पास। एक आम नाजरीन को या बताइए कि असल इश्यू कहाँ पे है, क्यों बिजली महंगी हो रही है, क्यों क्या ये बात दुरुस्त है कि बिजली ज्यादा है फिर भी लोड शेडिंग हो रही है? असल इश्यू क्या है बिजली का पाकिस्तान में? सर डेफिनेटली जिसको कहते हैं ये मैं भी उसको पूरा एप्रीहेंड तो नहीं कर पाऊंगा कि असल इशू क्या है। बेसिकली कई इश्यूज हैं जिसका एक मुरब्बा बन गया हुआ है ठीक है, और उसकी वजह से हमारा कंज्यूमर हम खुद जो है ना उसमें हम
डिफिकल्टी या हमें अनकन्वीनियंस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से, उसमें डेफिनेटली एक तो कॉस्ट ऑफ प्लांट्स है, जो कि प्लांट्स लगे उनकी प्राइसिंग महंगी थी जिसपे गवर्नमेंट ने परचेज की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेस हैं जो कि हमारा सिस्टम जो कि ब्लीड कर रहा है, उसमें कुछ यूटिलिटीज के लॉसेस अबाउट जो फिगर्स हैं वो 40% अबव हैं। इवन अभी हम एक प्रपोज कर रहे थे एक पेस्को में एक सिस्टम को और ऑनलाइन अपने ई टैब एक पार्टनर के थ्रू, तो वो पता लगा वहां पे उनके कुछ फीडर्स के ऊपर 60% लॉसेस हैं। तो आप सोच लें कि 60% लॉसेस का तो वो कैसे एक मुल्क के लिए सस्टेनेबल हो सकते हैं। तो वो उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लानिंग, अच्छी नेगोशिएशंस विद द पावर प्लांट्स, दीज ऑल कम इनटू प्ले। और उसमें एक इंजीनियर का भी रोल है, ठीक है, कि वो नई टेक्नोलॉजीज को, चाहे वो यूटिलिटीज हो जाए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो जाए, कि वो कितनी जल्दी न्यू टेक्नोलॉजीज को जो कि अडॉप्ट करते हैं अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये कई लेकिन इसमें मेजर जो हर्डल है वो यही है कि आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा है, आपकी प्लानिंग नहीं थी, आपने ज्यादा जनरेशन डेवलप कर ली, डिमांड उस लिहाज से नहीं थी, डिमांड सिर्फ जून जुलाई में थी, आपने उसको कैटर करते हुए पूरे साल में को उसको कर लिया, और वो अब पूरे साल में आपकी अगर जो भी फिगर्स हैं वो 24,000 30,000 मेगावाट्स आपके पास है, और जो डिस्पैच कर सकते हैं वो 20,000 24,000 मेगावाट्स आप डिस्पैच कर सकते हैं। लेकिन आपकी पूरे साल में मुझे लगता है कोई 8-9 महीने 10 महीने आपकी डिमांड जो है वो 8,000 मेगावाट से बढ़ नहीं जा रही। तो आपने इन्वेस्टमेंट कर ली ट्रांसमिशन के अंदर भी, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन सबके ऊपर, लेकिन आपकी डिमांड जो थी वो उस लिहाज से, और इकोनॉमी जो है वो कोविड भी आ गया, वो इकोनॉमी आपकी जो 5% पे ग्रो कर रही थी वो बेचारी अब 1% 2% अब कोशिश कर रहे हैं कि 2% 3% पे, लेकिन उम्मीद है कि वो बढ़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे एक चीज नजर आ रही है, सोलर ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, अब सोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है घरों के ऊपर, इंडस्ट्रीज, अब हम इंडस्ट्रीज के साथ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, प्रेसकॉन उसके साथ काम कर रहा होता है, जिसमें हम उनको टियर 1 की इंडस्ट्री जो बड़े बड़े ग्रुप्स, उसको हम प्रेसकॉन उसमें उनको हम सर्विसेज दे रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसल्टेंसी, विद रिस्पेक्ट टू देयर सर्विसिंग, विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोक्योरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेट्स एज वेल। तो उसमें हमने देखा है कि सोलर की तरफ बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रही है, और डेफिनेटली वो लोड भी आपके नेशनल ग्रिड से निकल रहा है, और जो आपने जनरेशन बनाई हुई थी वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही। उसमें एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता पाकिस्तान? बिजली एक्सपोर्ट कर दे इंडिया को या अफगानिस्तान को या ईरान को। सर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी एक आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कासा 1000 सेंट्रल एशिया साउथ एशिया, तो अफगानिस्तान के जो सेंट्रल एशियन कंट्री से इंपोर्ट हो रही हैं, और उसमें सुना है कि एक्सपोर्ट भी होगी इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। वो डेफिनेटली उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर, आपके रिलेशंस कैसे हैं अब इंडिया के साथ, ईरान के साथ, और बाकी कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान के साथ, how your relations वो तो एक खारजा पॉलिसी का इशू है, अपनी जगह पे है, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई इसके ऊपर सोच विचार आपको नजर आती है इंजीनियर्स के अंदर या मुझे लगता है नहीं के अंदर के? मुझे लगता है नहीं, और उसकी मे भी कई रीजंस होंगी कि आपकी जो जनरेट हो रही है बिजली वो भी महंगी है। जब तो वो जो दूसरा मुल्क है तो वो भी चाहेगा कि अच्छे रेट्स के ऊपर इंपोर्ट करे ना। अगर उसकी लोकल जनरेशन उसको एक सस्ती मिल रही है तो व्हाई ही वुड इंपोर्ट
एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पाकिस्तान। तो लेकिन ये कि बिजली का महंगा होना सर इसमें हर कई इंडस्ट्री के लिए इसके लिए जिसको कहते हैं ना, एक वाकई ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जो कि गवर्नमेंट नीड्स टू सेटल डाउन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, जिसमें आईपीपी पावर प्लांट्स हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऑल स्टेक होल्डर, प्रेसकॉन भी उसमें स्टेक होल्डर। हम अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन एसेट एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं अभी डिस्कोस के साथ, अभी एपको के साथ हमारी बात हुई है, आईएसको के साथ हुई, हम उनको पुश कर रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं कि भाई ये फ्यूचर है, आपने अगर थेफ्ट को रोकना है तो एएमआर मीटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ सोल्यूशन हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं, बट यू नो हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि वो उसमें स्लो प्रोसेस है। अगर वो डिसीजन ले भी लेते हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट होने में साल लग जाता है, और आजकल के दौर में एक साल नई प्रोडक्ट नई चीज। ये अभी आपने कहा कि यार ये जो नई चीज आती है, नया प्रोडक्ट आता है, उसको समझाने में तो इंजीनियर का तो मकसद ही ये है कि वो नए से नई चीज के ऊपर जाए, नई से नई बात को समझे। तो क्या हर्डल है, क्या इंजीनियर के तालीमी इदारों के अंदर ये सोच नहीं दी जाती, या वो एक सिस्टम का पुर्जा बन जाता है कि वो नई चीज की तरफ आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है? सर इसमें भी कई फैक्टर्स हैं। हमारे पास वो बॉडीज नहीं है, इंजीनियरिंग रिव्यू आप लोग एक इंडिपेंडेंट एक आप लोग मुख्तलिफ सेशंस करते हैं, एडिटोरियल्स निकालते हैं। मेरी नज़र में उसकी प्लेटफॉर्म्स की कमी है जो कि इंडिपेंडेंटली उसको चीज़ों को वैलिडेट करें। जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल में एक हमारी IEEE सीग्रे की बॉडीज हैं, इंटरनेशनली जो दुनिया में काम करती हैं, मुख्तलिफ ममालिक में, यूएस में उनकी ब्रांचेज हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की कमी है कि वो वैलिडेट नहीं कर पाती हैं उन टेक्नोलॉजीज को जिस टाइम फ्रेम से करना होता है। दूसरा, डेफिनेटली हमारे इंजीनियर्स, हम खुद अपने आप को उस लाइन में नहीं रख पाते कि जिस तरीके से दुनिया इस वक्त तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। सोलर का एक रेवोल्यूशन है जिसमें हम भी उसको स्पीयरहेड कर रहे हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने भी एक पहला IPP में कंसल्टेंसी सर्विसेज दी थी, लेकिन उसमें एक प्रेस कॉन का रोल नहीं है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को रोल। तो वो इंजीनियर सिस्टम का एक पार्ट है। आपका अगर सिस्टम रॉटन होगा और आप उसमें समझेंगे कि इंजीनियर उस सिस्टम के अंदर परफॉर्म करे, तो हम उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मांग रहे हैं। सिस्टम को लीड अगर इंजीनियर करे तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम को लीड करने की पोजीशन में आ सके इंजीनियर? सिस्टम को लीड करना भी सर डेफिनेटली कोताहियां हैं। ये मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूंगा कि वो बरिजुमा है इंजीनियर, बट चीजें बेहतर हो भी रही हैं। मैं बड़ा फ्रैंकली सिंह, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, नहीं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि चीजें बहुत बेहतर हुई भी हैं। आपको कम से कम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हो जाए। और जो मेरी नजर में हमारी इंडस्ट्री में कुछ हमारे जो नए इंजीनियर्स हैं, जो नई लॉट्स आ रही हैं, कुछ नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। पहले यही होता था कि जॉब पहले करनी है, अब लोग अपनी एक स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, नए इनोवेशंस, मैन्युफैक्चरिंग में भी इनोवेशंस आ रही हैं, उसमें भी इंजीनियर। तो ग्लास इज नॉट मैं उसको ये कहूंगा कि हाफ फुल है, नॉट हाफ एम्प्टी। तो देयर आर इम्प्रूवमेंट्स, और हम प्रेसकॉन भी उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है एज ए स्टेक होल्डर।
हमने भी कई चीजों को कई चीजों में डेवलप किया अपने आप को, कई सॉल्यूशंस अपने इंडस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस प्रेसकॉन को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेसकॉन क्या है? सर प्रेसकॉन माशाल्लाह से एक मार्केट लीडर है इन कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग के अंदर, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल एसेट्स के अंदर, रिलायबिलिटी सेंट्रल मॉनिटरिंग के अंदर, जिसमें हम अपने जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू खास तौर पे देर इलेक्ट्रिकल एसेट्स, उसमें उनके फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, वो जो मोटर हम घरों में यूज करते हैं, एक छोटी सी मोटर, एमई मोटर जो 3-4 मेगावाट की होती है, उसमें भी उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जनरेटर्स, पावर प्लांट्स को हम सर्विसिंग दे रहे होते हैं। तो एक रिलायबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ कि उनको शटडाउन्स ना अवेल करने पड़े, एक रिलायबल पावर हाउसेस ताकि वो एक डिस्पैच कर सकें एक रिलायबली पावर, और पावर क्वालिटी एज वेल, उसको भी हम प्रेसकॉन अपने थ्रू प्रेसकॉन पार्टनर्स जो कि जिसमें नाम लेना चाहूंगा, ई टैब, डोबल, एक बहुत बड़ी एसोसिएशंस हैं प्रेसकॉन की, उसमें हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं थ्रू ओवर प्रेस्टिजियस पार्टनर, जिनकी डोबल एक 100 इयर्स पुरानी कंपनी है। तो हमारा एक नॉलेज बेस उसके थ्रू बढ़ता है, और हमारे सीईओ इरफान अख्तर साहब, ही इज आल्सो ए वेरी वर्सटाइल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और थ्रू देम हम एक काफी अच्छा क्या कहना चाहिए कि डेवलप कर पाते हैं अपने आप का एक्सपर्टीज को भी एज वेल। तो माशाल्लाह भी आप कह रहे हैं, बता रहे थे कि डिकेड के करीब या उससे ज्यादा हो चुके हैं प्रेसकॉन इंजीनियरिंग। 13 साल राउंड। कौन से आप लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं या आजकल कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? सर हम अभी माशाल्लाह से पहला आईपीबी हमने एज ए कंसल्टेंट, ओनर की तरफ से कंसल्टेंट हमने किया। अभी जो रिसेंट एक एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं सूडान में, साउथ सूडान के अंदर हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। जो है हमारे एक आजकल गवर्नमेंट का एक है कि जी फॉरेन जो है रिजर्व्स बेहतर बनाने, तो हम भी कोशिश करते हैं कि बाहर सर्विसेज देके जो है एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक लेके हैं, तो उसमें हमने साउथ सूडान में सर्विसेज दे रहे हैं, और वहां पे उनका जो कैपिटल है जिसमें काफी उनको मसले मसाइल थे विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलायबल पावर, तो उसमें हमारी टीम उनको हेल्प कर रही है, और पिछले बल्कि कुछ दिनों में हमने उनका काफी हद तक इश्यूज उनके रिजॉल्व कर दिए, और उम्मीद है कि जो कि साउथ सूडान एक थोड़ा सा बैकवर्ड कंट्री है, उनको हम रिलायबल पावर देने में प्रेसकॉन एज ए पाकिस्तानी कंपनी उम्मीद है कि रोल प्ले कर रही है, और उम्मीद है कि ये एक जेस्चर एक कंट्रीज के रिलेशन में भी एक प्रेसकॉन अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाएं भी। हम सोमालिया में भी इस वक्त हम एक अफ्रीकन कंट्रीज में हम काफी कोशिश कर रहे हैं, और हम अपने कुछ पार्टनर्स को भी हेल्प कर रहे हैं वो उनको भी रीच आउट करने में, कि वो भी रीच आउट करें इन ममालिक के अंदर, और मिडिल ईस्ट में भी हमने कोशिश की है और हमने सक्सेस भी मिली है, हमने की भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको बताना चाहेंगे? सर पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे बड़े अच्छे प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स हैं, हम मुख्तलिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हैं। जी हमारा एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस जिसके कुछ पावर प्लांट्स हैं, उनमें हम सर्विसेज दे रहे हैं। ENI एक इटालियन कंपनी है, बहुत बड़ी पेट्रोलियम फील्ड है सिंध के अंदर, उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मोल के साथ हमारा जो कि एक एक्सट्रैक्ट करती है गैसेज एंड पेट्रोलियम, बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी आई थिंक इटली की या स्पेनिश कंपनी है, उनके साथ हमारा रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। के इलेक्ट्रिक के अंदर हम BQPS 3 प्लांट के अंदर 900 मेगावाट, वहां पे हम पहली दफा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। फिर हमारा NTDC के साथ हम उनको हेल्प आउट जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं
ऑनलाइन मॉनिटरिंग के सिलसिले में उनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटीज के साथ हम उनको ई टैब की लैब, पावर सिस्टम की लैब्स जो हैं हमने मस्ट में डेवलप की है, नस्ट में डेवलप की है, फिर हमने यूईटी के साथ डेवलप की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं उसको एनहांस करने के लिए, और जो पावर सिस्टम लैब्स है जो एक CSR एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके अंदर लाते हुए और उसको कर रहे हैं। फिर हम इंटर्न प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं रिसेंटली, पहले भी कर रहे थे लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी से प्रॉपर एक फीडबैक लेके और वो हम करें इंटर्न। तो वो जो एक कंपनी का एक रोल होता है। और हमने अभी ट्रेनिंग्स भी दी है, उसमें मुख्तलिफ फ्री ट्रेनिंग्स भी थी, पेड भी थी, तो वो भी हमने दोनों तरफ आप तवज्जो रखे हुए हैं, CSR के ऊपर भी है और प्रोफेशनल उसके हवाले से भी है। थैंक यू वेरी मच मेहर, आपने हमें टाइम दिया। सर आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपके ऑफिस हमारे आने का, एंड आपके साथ डेफिनेटली राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये मेयर साहब थे और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू बिजली और उसकी खपत और उसकी प्राइसेस है, और इसके अंदर मेयर साहब की राय ये है कि हुकूमत को जल्द ही तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के इस मसले का कोई बाकायदा हल निकालना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री इस मसले से निजात हासिल करें, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।